हेलो एवरीवन, वेलकम टू VSP ऑनलाइन क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार विधान परिषद के बारे में। हम जानेंगे कि बिहार विधान परिषद का गठन कैसे हुआ था, अभी इसकी क्या संरचना है और आर्टिकल्स में इससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार विधान परिषद जो है वो विधानमंडल का एक ऊपरी भाग है, यानी ऊपरी सदन है। ओके, तो जो विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर होता है, ये उसका ऊपरी सदन है और इसका जो उल्लेख मिलता है वो संविधान के आर्टिकल 169 में मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 168 में राज्य विधानमंडल मिलता है और 169 में विधान परिषद और आर्टिकल 170 में विधानसभा। तो जो विधान परिषद है वह बिहार राज्य के लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें आम जनता यानी हम और आप वोट करते हैं। ऐसी वोटिंग हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए करते हैं। दूसरी होती है अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें आम जनता वोट नहीं देती है, बल्कि उनके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे एक बात और हम नोट करते चले कि भारत में सिर्फ 6 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद की व्यवस्था है, और वे 6 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहले जम्मू कश्मीर में थी विधान परिषद, लेकिन अब जम्मू कश्मीर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक राज्य न होकर के अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो इसलिए वह इस श्रेणी से बाहर हो गया है। और कुछ सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे इस वीडियो में हम समझेंगे कि कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और कितने सदस्य किस विधि से चुने जाते हैं। तो बिहार विधान परिषद के बारे में अब थोड़ा सा इसका इतिहास हम जानते हैं यहाँ पे कि बिहार और उड़ीसा विधान परिषद का जन्म जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 7 फरवरी 1921 को हुआ था। संयुक्त प्रांत के प्रथम भारतीय राज्यपाल श्री सत्येंद्र प्रसन्न बरोन सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया था, परंतु इसके पूर्व इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तथा 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के तहत विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बिहार के गठन की जो घोषणा हुई थी वो 1911 में की गई थी और ये बना था 1912 में। जैसा कि दिल्ली जो दरबार हुआ था 1911 का, तो उसी में इसकी घोषणा की गई थी। 1911 में ही जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी और इसी टाइम पे बिहार एक अलग प्रांत के रूप में घोषित किया गया था। इसी टाइम में इस परिषद की भी स्थापना हो चुकी थी इसी एक्ट के तहत। फिर 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर स्थित परिषद कक्ष में सरवेले के सभापतित्व में संयुक्त विधान परिषद की 5 बैठकें हुई। उस समय यह परिषद बिहार और उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद कहलाती थी। तो हम सभी को ये पता होना चाहिए कि बिहार और उड़ीसा उस टाइम तक एक ही प्रांत थे, यानी ये अभी तक अलग नहीं हुए थे। आपको बताता चलूँ कि 1911 में जब बिहार प्रांत की घोषणा हुई थी, उससे पहले बिहार बंगाल का ही हिस्सा था। उसके बाद बिहार और उड़ीसा एक साथ एक अलग प्रांत के रूप में 1912 में अलग हुए थे। तो उस समय यह परिषद जो थी वो बिहार और उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद कहलाती थी। 7 फरवरी 1921 को जब बिहार उड़ीसा विधान परिषद अस्तित्व में आई तो सर वाल्टर मांडे प्रथम सभापति मनोनीत हुए थे। ओके, 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन किए जाने का आदेश हुआ था। तो यहाँ एक बात हम नोट करते चलेंगे कि जो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 28 मार्च 1936 को घोषणा हुई थी, बट ये अलग जो हुआ था बिहार और उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुए थे। ओके,
1938 में विधान परिषद अपने वर्तमान भवन में काम करने लगी, यानी कि जहां आज विधान परिषद है वहाँ यह 1938 से काम कर रही है। आज इसके परिसर में एक भव्य एनेक्सी तथा कबीर वाटिका का इजाफा हो गया है। राइट। अब हम देखते हैं कि सदस्य जो इसके होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है और ये कैसे होता है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य हट जाते हैं। ओके, क्लियर है। एक राज्य के विधानसभा यानी निम्न सदन के साथ इसके विपरीत विधान परिषद यानी उच्च सदन में एक अस्थायी निकाय है और भंग नहीं किया जा सकता है। तो हम सभी को यह पता होना चाहिए कि जो विधानसभा होती है वह भंग हो जाती है, हर 5 साल पे उसके लिए चुनाव होता है और एक नई विधानसभा का गठन किया जाता है। पर विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर 2 साल पे रिटायर होते हैं और फिर उनके लिए इलेक्शन होता है और नए आ जाते हैं। इस तरह से यह साइकिल चलते रहता है और विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य यानी MLC, अगर हम विधान परिषद का इंग्लिश जानेंगे तो ये होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि इसके जो मेंबर होते हैं वो उसको MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। और जो विधान सभा होता है वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इसके जो मेंबर होते हैं उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA बोलते हैं। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे MLC और MLA में। MLA हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी वह ऐसे लोग जो विधान सभा के सदस्य हैं, और MLC होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी ऐसे लोग जो विधान परिषद के सदस्य हैं उसको MLC कहते हैं। एक परिषद के सदस्यों में से 1/3 की सदस्यता हर 2 साल में समाप्त हो जाती है। यह व्यवस्था राज्यसभा के समान है। तो हम सभी को अगर एक बात यहाँ पे देखेंगे तो जो संसद का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 79 में मिलता है। फिर उसके बाद में आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है और 81 में लोकसभा का मिलता है। तो एक ट्रिक होता है यहाँ पे, आप सभी नोट कर लीजिए कि वहाँ अगर 79 में आप 89 प्लस कीजिएगा तो आपको विधानमंडल का आर्टिकल मिल जाएगा, यानी कि 79 + 89 168 ये हो गया और इसमें आपको विधानमंडल मिल जाएगा। फिर उधर राज्यसभा होता है 80 में और आप उसमें 89 जोड़ेंगे तो 169 में आपको मिल जाएगा विधान परिषद। ये काउंटर पार्ट होता है, राज्यसभा का काउंटर पार्ट होता है विधान परिषद और लोकसभा का काउंटर पार्ट होता है विधानसभा। ओके, ये ध्यान रखेंगे। जो इसकी संरचना होती है वो राज्य की विधान परिषद का आकार राज्य की विधानसभा में स्थित सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं और किसी भी कारणों से 40 सदस्य कम नहीं हो सकता है। यानी कि विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3 मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम 40 से कम नहीं हो सकता है। समझ गए? अगर जितने भी विधानसभा में सदस्य हैं उसके 1/3 लगा लीजिए आप, वो मैक्सिमम हो जाएंगे और कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सदस्यों की व्यवस्था की गई है। अब हम देखते हैं कि जो 75 सीट्स हैं उसमें से कितने अभी सरकार के पास है, यानी जो पार्टी सत्ता में है उसके पास है और जो अपोजिशन में है उसके पास कितनी है। तो अभी NDA की सरकार है और NDA की सरकार में जो सीटों का बंटवारा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि JDU को 23 सीट है और BJP को 20 सीट है और LJP को 1 सीट है। तो यानी इस तरह से एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, तो JDU इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके पास 23 सीट है। फिर अपोजिशन में जो 11 सीट है उसमें से RJD को 6 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 और बाकी
को एक एक सीट प्राप्त है। 20 सीट यहाँ पे खाली है, ये ध्यान में रखेंगे। तो अभी जो टोटल सीट हुई वो 55 सीट हो गई। इस तरह से 44 और 11 55 सीट अभी है और 20 सीट खाली है। ओके, अब देखते हैं कि इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो परिषद के लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं। ओके, तो 1/3 जो होता है वो एमएलए के द्वारा चुना जाता है और फिर 1/3 जो होता है वो निर्वाचिका द्वारा, जिसमें नगर पालिकाओं के सदस्य, जिला बोर्डों और राज्य में अन्य प्राधिकारियों के सदस्यों सम्मिलित हैं। ठीक है, 1/3 तो हो गया एमएलए द्वारा और 1/3 हो गया मतलब लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा, यानी कि जिसमें नगर पालिका, म्यूनसिपालिटी यानी कि हो गया पंचायती राज, ये सब आते हैं उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद होता है 1/12 का चुनाव जो होता है वो निर्वाचिका द्वारा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने कम से कम 3 वर्षों तक राज्य के भीतर शैक्षणिक संस्थाओं जैसे कि माध्यमिक विद्यालय से नीचे नहीं होना चाहिए, उसमें वो उन्होंने पढ़ाया हो, उनको एक्सपीरियंस हो। 1/3 ऐसे लोगों का होता है। ओके, सॉरी 1/3 नहीं, 1/12, 1/3 एमएलए, 1/3 और लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, 1/12 ऐसे शिक्षकों के द्वारा जिन्होंने 3 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया हुआ है। और फिर 1/12 होता है ऐसे लोगों के द्वारा जिन्होंने 3 साल पहले अपनी स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन की हुई है, वे लोग इसमें वोट देते हैं। शेष सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहयोग आंदोलन और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाते हैं। तो ये राज्यपाल की मनोनीत शक्ति के द्वारा इनको मनोनीत किया जाता है। ओके, अब देखते हैं कि एक एमएलसी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 साल की आयु होनी चाहिए, मानसिक रूप से असमर्थ व दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा हो उस मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, यानी आप वहीं से चुनाव लड़ सकते हैं जहाँ से आपकी वोटर लिस्ट में नाम होगी। समान समय में वह संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, एक ये भी कंडीशन है। इससे क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या इसमें ज़रूरी है, क्या क्या योग्यताएं हैं एमएलसी बनने के लिए या फिर एमएलए बनने के लिए। किसी भी चीज़ की जो योग्यता होती है उससे क्वेश्चन बनती है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।